को यह नहीं पता था कि उसकी विशिष्ट विषय वस्तु क्या थी, इसलिए जब उसने उसकी बातें सुनी तो उसने केवल सिर हिला दिया। तब से कुरिना सफलतापूर्वक लोगेटाउन मरीन बेस में मरीन सार्जेंट बन गए। कुरिना के उनके रैंक में शामिल होने से उनके बेस की ताकत एक स्तर से भी ज्यादा बढ़ गई। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि भविष्य में स्ट्रॉ हैट पहने एक मूर्ख व्यक्ति होगा जो इस द्वीप पर पहुंचते समय मूल कहानी की तुलना में अधिक दुर्भाग्यशाली होगा। ईशान को कुरिना के ठीक होने या उसके शैतान फल खाने और लॉकडाउन मरीन में शामिल होने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। भले ही वह अब न्यू वर्ल्ड में था, ग्रैंड लाइन के दूसरे हिस्से में वह ईस्ट ब्लू के बहुत करीब था और केवल कैन बेल्ट साथ ही रेड लाइन द्वारा अलग था। हाल ही में वह थंडरस्टोन्स के निष्कर्षण में व्यस्त थे। इयान के अनुरोध पर एरियन ने वरुआ को मौत की सजा तो नहीं सुनाई, लेकिन उसे 50 साल की कैद की सजा सुनाई। अगर ईशान न होता तो वरुआ को बुढ़ापे में मरने तक जेल में रहना पड़ सकता था। हालांकि ईशान के साथ हुए समझौते के कारण जेल में दाखिल होने के बाद उसे अस्थायी रूप से रिहा कर दिया गया, जिससे उसने ईशान को थंडरस्टोन निकालने, उसके लिए थंडर तोप की मरम्मत करने और उसे उसके जहाज पर लगाने में मदद की। ईशान हमेशा से लफी के जहाज द थाउजेंड सनी से बहुत ईर्ष्या करता रहा है, जिसे वे भविष्य में हासिल करेंगे। उनके जहाज पर मौजूद गौन तोप काफी शक्तिशाली थी। अब जब ईशान के हाथ यह थंडर तोप लग गई है तो वह स्वाभाविक रूप से इसे अपने जहाज पर लगाना चाहेगा। हालांकि थंडर तोप और गौन तोप में एक बड़ा अंतर है। इनका इस्तेमाल मुख्यतः युद्ध के लिए किया जाता है, हालांकि इनके काम करने का तरीका थाउजेंड सनी तोप से अलग था। ईशान इन दिनों व्यस्त था और नाना को लौटने में देर नहीं लगी। वह इयान के बताए अनुसार चुपचाप टापू पर गई, क्रांतिकारी सेना द्वारा बनाई गई नकली चिप को दफनाने के लिए जगह ढूंढी और फिर उसे फोन किया। बाद में दो फ्लेमिंगोस के लोग भी उस द्वीप पर गए और ईशान से संपर्क करके उसे नकली चिप की सही जगह बताई। दो फ्लेमिंगो द्वारा छीनी गई नकली चिप के बारे में ईशान को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे उसमें खामियां नजर आएंगी, क्योंकि वह क्रांतिकारी सेना द्वारा बनाई गई असली चिप की प्रतिकृति थी। हालांकि दो फ्लेमिंगो एक दिव्य ड्रैगन है, वह लंबे समय से मारिजोआ में नहीं रहा है, इसलिए उसके पास इसकी प्रामाणिकता सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा भले ही ईशान जानता है कि दो फ्लामिंगो अभी भी मारिजोआस रईसों के संपर्क में था, उसके अनुमान के अनुसार दो फ्लामिंगो सत्यापन के लिए सेलेस्टियल ड्रैगन के पास कभी नहीं जाएगा। अगर वह ऐसा करने की हिम्मत करता है तो वे निश्चित रूप से उससे सावधान रहेंगे और वह उस समय दुर्भाग्य में होगा। इसी कारण ईशान ने उसे प्रतिकृति देने का साहस किया। लेकिन सेलेस्टियल ड्रैगन्स को जो चिप दी जानी थी उसे लेकर ईशान थोड़ी दुविधा में था। कई दिनों तक सोचने के बाद उसने असली चिप दुनिया के रईसों को लौटाने का साहसिक फैसला लिया। ईशान ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि उसे लगा कि उनके पास चिप की प्रामाणिकता की पुष्टि करने का कोई जरिया हो सकता है। अगर वह उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा और उन्हें उसकी चाल का पता चल जाएगा तो वे भड़क जाएंगे और इयान की शिचिबुकाई पहचान रद्द कर देंगे, जो उनके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। ईशान को कुछ सुकून चाहिए और वह मरीन्स से अंतहीन लड़ाई नहीं करना चाहता और असली पहचान वाली चिप को हाथ में पकड़े हुए। हालांकि इसे एक ताबीज माना जा सकता है, लेकिन सच कहूं तो ईशान के लिए इसका कोई खास महत्व नहीं है। उसे अभी भी नहीं पता कि इस चिप का इस्तेमाल किस लिए होता है। हालांकि क्रांतिकारी सेना ने लंबे समय तक इसका अध्ययन किया है, लेकिन ईशान को उनके परिणामों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर पहचान चिप कुछ ऐसी है जिसका इस्तेमाल सेलेस्टियल ड्रैगन्स विशेष उपकरण या चैनल खोलने के लिए करते हैं,
भले ही क्रांतिकारी सेना ने इसकी खोज कर ली हो तो वे इसकी पुष्टि कैसे कर सकते हैं? पवित्र भूमि की यात्रा करके। एक अज्ञात उद्देश्य वाली चिप, भले ही वह महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब ईशान के लिए इस स्तर पर उसकी भूमिका अपनी सीमा तक पहुंच गई है। इसने सफलतापूर्वक और सुचारू रूप से ईशान को शिचिबुकाई बना दिया है, और जब कोई स्पष्ट अनुवर्ती भूमिका न हो तो इसे बनाए रखना नासमझी है। इसलिए ईशान को लगा कि शायद अब पहचान चिप वापस करने का समय आ गया है, ताकि कम से कम सेलेस्टियल ड्रैगन और विश्व सरकार अपनी सतर्कता कम कर सकें। और यदि भविष्य में कुछ घटित होता है और पहचान चिप का पुनः उपयोग करने की आवश्यकता होती है, तो ईशान हमेशा मारिजोआ में घुसकर एक और चिप चुरा सकता है, क्योंकि वह पहले से ही जानता है कि गुप्त कमरे को कैसे खोला जाए। भले ही वे इस बार सुरक्षा उपाय बदल दें, उनका मानना है कि इसे रक्तकारक सत्यापन के तरीकों से अलग नहीं किया जा सकता, और यहीं शिचिबुकाई होने का विशेषाधिकार आता है। इयान के मरीनफोर्ड और मारिजोआ तक पहुंचने की संभावना और भी बढ़ जाएगी। संक्षेप में, ईशान ने यह निर्णय लिया, इसलिए नाना के वापस आने के बाद उसने नाना को अपनी योजना के बारे में बताया, और फिर उसे असली पहचान चिप लेने और फिर से निर्जन द्वीप पर वापस जाने के लिए कहा। इस दौरान डोफ्लेमिंगो ने ईशान द्वारा दी गई नकली चिप के अनुसार एक और भी नाजुक प्रतिकृति बनाई, जिसे फिर उसी जगह गाड़ दिया गया जहां उन्होंने खुदाई की थी। उसने ईशान को बताया कि काम पूरा हो गया है, लेकिन असल में नाना ने उसकी जगह असली चिप लगा दी ताकि वह सरकार को मिल जाए। अभी भी उलझन में है या नहीं? दूसरे शब्दों में, इस तरह डोफ्लामिंगो को लगेगा कि उसने जो नकली चिप बनाई है वह सरकार द्वारा चुराई गई है, लेकिन वास्तव में ईशान असली चिप पहले ही लौटा चुका है। उस समय न तो डोफ्लामिंगो और न ही रईसों को कोई खामी मिलेगी, क्योंकि उनमें से कोई भी दूसरे पक्ष से सत्यापन नहीं करेगा। फिर सत्यापन के बाद सेलेस्टियल ड्रैगन इयान के कामों से संतुष्ट होंगे। इस कार्य को पूरा करने में लगभग 2 महीने लगेंगे। तब तक इयान शिचिबुकाई की स्थिति स्थिर हो चुकी होगी, और इस बात का कोई डर नहीं है कि विश्व सरकार अपने वादे से पीछे हट जाएगी। हालांकि इसमें काफी समय लगा, पर आखिरकार कामयाबी मिली। जब नाना ने बताया कि असली वाला सीपी एजेंट था, तो ईशान समझ गया कि अब सब कुछ खत्म हो गया। तो वह ट्रावोल्टा गणराज्य में था, विश्व सरकार के लोगों के आने का इंतजार कर रहा था, जो वादा किया हुआ पैसा लेकर आएंगे, और साथ ही ईशान उनसे थंडरस्टोन के सौदे पर बातचीत भी कर सकेगा। उत्तर नहीं। क्या उसने पैसे लेने से पहले उन्हें चिप दे दी थी? अब मुझे डर लग रहा है। ईशान थंडरस्टोन के सभी संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए उसे एक अच्छा खरीदार ढूंढना होगा, और विश्व सरकार सबसे अच्छा ग्राहक होना चाहिए। लेकिन ईशान को अंदाजा था कि वे उसे अपने 2 साइबॉर्ग बेचने के लिए राजी नहीं होंगे, और यह बात तो छोड़ ही दीजिए कि अंकल कुणाल का रूपांतरण अभी पूरा नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में, विश्व सरकार और मरीन्स का उस पर भरोसा एक बड़ा मुद्दा था। इस मामले को समय चाहिए। 3 महीने तक ट्रावोल्टा द्वीप पर रहने के बाद विश्व सरकार का जहाज अंततः देरी से पहुंचा। 3 युद्धपोत, एक पर विश्व सरकार का ध्वज लगा था और बाकी 2 मरीन फ्रिगेट थे। यह सब देखकर ईशान ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि विश्व सरकार मूर्खतावश सिर्फ एक ही जहाज भेजेगी। अगर ऐसा हुआ, तो अगर दुस्साहसी समुद्री लुटेरों ने उसे लूट लिया, तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उस जहाज में 10 अरब बेरीज होने चाहिए, जो कि इयान का पैसा है। 10 अरब बेरीज कितने होते हैं? आइए कुछ सहज ज्ञान युक्त आंकड़ों से बात करते हैं। बेली का सबसे बड़ा मूल्यवर्ग 10,000 है। इनमें से 1 लाख बैंकनोट सिर्फ 1 अरब बेरीज के बराबर हैं, और इयान की राशि 10 अरब है, यानी 10 लाख बैंकनोट।
इस जहाज पर धन को ले जाने के लिए एक लोहे की अलमारी का इस्तेमाल किया गया था, जिसका आकार एक कंटेनर के बराबर था। जब उसने लोहे की यह बड़ी अलमारी देखी तो ईशान भी हैरान रह गया। सेलेस्टियल ड्रैगन चैम्बर में मिले 5-7 अरब बेरीज इतने अव्यवस्थित ढंग से रखे हुए थे कि उनका क्षेत्रफल काफी बड़ा हो गया था, जिससे उसे कोई खास एहसास नहीं हुआ। जब उसने ये नोट देखे तो उसे एहसास हुआ कि ये कितने पैसे हैं। लोहे की अलमारी को विश्व सरकार के 2 विशालकाय सैनिक ऊपर लाए थे। ईशान और ड्रैगन हंटर समुद्री डाकू समूह के गढ़ में लोहे की अलमारी खुली और नोटों की बाढ़ सी आ गई और उसके दल के सभी सदस्य दंग रह गए। वे ईशान से भी अधिक दंग थे। उसने 5 बिलियन बेरीज को एक साथ ढेर होते देखा था, लेकिन अन्य लोगों के लिए यह पहली बार था कि उन्होंने 20 मिलियन से अधिक की राशि देखी। कहने का मतलब यह है कि एकमात्र व्यक्ति जो अपेक्षाकृत शांत था शायद राघव चौहान था, क्योंकि वह इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकता था, इसलिए वह तनाव महसूस नहीं कर सकता था। 10 अरब बेरीज, क्या इतने से एक छोटा सा देश खरीदा जा सकता है? ईशान ने जोर से आह भरी। ईशान से बातचीत का जिम्मा वही नकाबपोश आदमी था, लेकिन हमेशा की तरह उसने अपना नकाब बदल लिया था। उसने ईशान से कहा, श्रीमान ईशान, अब जब विश्व सरकार के साथ आपका लेन देन हो गया है तो 5 सितारों ने मुझे एक संदेश देने के लिए कहा है। उन्हें उम्मीद है कि आप एक शिचिबुकाई के रूप में अपने कर्तव्यों का पेशेवर ढंग से पालन करेंगे। इस मामले में ईशान ने उदासीन अभिव्यक्ति दिखाई। ईशान स्वयं जानता है कि शिचिबुकाई को हर घोषणा का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि यह एक अनिवार्य कॉल न हो, अन्यथा विश्व सरकार का आदेश एक आवश्यकता नहीं होगी। बेशक ईशान ने फिर भी नकाबपोश आदमी को जोरदार तरीके से सिर हिलाया, क्योंकि दूसरे पक्ष ने उसके पैसे पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की थी। फिर ईशान द्वारा थंडरस्टोन के व्यापार का जिक्र सुनने के बाद एजेंट ने कहा कि जब तक पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है, विश्व सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा के साथ व्यापार किया जाए या नए शिचिबुकाई के साथ। दूसरे शब्दों में, ऐसे लेन देन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन विश्व सरकार को उम्मीद है कि कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा। सही गलत वे ईयान की हरकतों के आदी हो रहे हैं। XD ईशान ने जाहिर है इस मामले के बारे में पूछा। मूल कीमत के हिसाब से अगर वह विश्व सरकार को हर महीने 2 टन थंडरस्टोन दे सके तो उसे लगभग 70 करोड़ बेरीज का भुगतान मिल सकता है। ईशान ने हिसाब लगाया और यह फिर भी एक बहुत अच्छा सौदा था। एरियन के साथ हुए समझौते के अनुसार अगर ईशान कुछ नहीं भी करता तो भी जब तक वह लेन देन का नेतृत्व करता है, उसे हर महीने 40% यानी 280 मिलियन बेरीज मिल सकते हैं। एक साल में उसे इस सौदे से 3 बिलियन और मिलेंगे, जो ड्रैगन हंटर पायरेट ग्रुप के सभी सदस्यों को बसाने के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। जब CP0 एजेंट जा रहे थे तो नकाबपोश आदमी ने सहजता से कहा, हाँ वैसे ईशान, तुम्हारा दोस्त फायर फिस्ट आरव हाल ही में बहुत सक्रिय रहा है। मैंने सुना है कि वह वानो गया था। हो सके तो विश्व सरकार चाहेगी कि तुम उसे बता दो कि शिचिबुकाई में शामिल होने का उसका पिछला प्रस्ताव अभी भी उपलब्ध है, अगर वह तैयार हो। ईशान ने नकाबपोश आदमी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक भावहीन भाव था। उसके भाव देखकर नकाबपोश आदमी बिना कुछ कहे चला गया। उसके जाने के बाद राघव चौहान ने कहा, वो वानों में है? क्या वो नई दुनिया का एक बंद देश नहीं है जो बाहरी लोगों को कभी स्वीकार नहीं करता और विश्व सरकार में शामिल नहीं होना चाहता? बिल्कुल सही, नाना ने कहा। मैंने सुना है कि उस देश में समुराई योद्धाओं का एक विशेष पेशा होता है। लेकिन अचानक उसने इसका जिक्र कर दिया,
इससे उन्हें क्या हासिल होगा? ईशान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, इसके कई मतलब हैं। पहला मतलब तो यह है कि विश्व सरकार को आरव के साथ मेरे रिश्ते के बारे में पता चल गया है। हो सकता है कि वे इस समय आरव की उत्पत्ति और पृष्ठभूमि की जांच कर रहे हों। दूसरा मतलब यह है कि वे आरव के साथ मेरे रिश्ते का इस्तेमाल यह देखने के लिए करना चाहते हैं कि क्या मैं व्हाइटबर्ड रैंक से किसी कैप्टन को आकर्षित कर सकता हूं और उसे शिचिबुकाइस उपाधि के जरिए विश्व सरकार में शामिल करवा सकता हूं। लगता है उन्हें व्हाइटबियर्ड पायरेट्स के साथ आपके झगड़े का पता चल गया है। राघव चौहान ने कहा, आपकी वर्तमान स्थिति बहुत पेचीदा है। हाँ, यह सच है। ईशान ने सिर हिलाया। इयान की वर्तमान स्थिति थोड़ी खास थी। पहली बात, वह शिचिबुकाई है, नाममात्र रूप से विश्व सरकार और मरीन का सदस्य। दूसरी बात, वह दूसरे डिवीजन के कमांडर का घनिष्ठ मित्र है। तीसरी बात, वह व्हाइटबियर्ड पायरेट्स से अलग होने का कारण इस समूह के एक अनुभवी सदस्य टीच की हत्या का प्रयास था। इस घटना के कारण ईशान एक बेहद नाजुक स्थिति में फंस गया। इसलिए विश्व सरकार इस मामले का फायदा उठाकर आरव को अपनी ओर खींचना चाहती थी और व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं को कमजोर करना चाहती थी। हालांकि उन्हें निराश होना ही था, क्योंकि अभी भी एक और अर्थ है जिसका उल्लेख ईशान ने किया था। वह यह है कि वानो देश कीचड़ भरे पानी की तरह है और ईशान कभी भी इसमें शामिल नहीं होगा। जहां तक गंदे पानी से उनका तात्पर्य है, अब जब कार्तिक नामक राक्षस वहां मौजूद है तो पूरा स्थान जीवित नरक में बदल जाएगा। ईशान ने पिछली बार व्हाइटबियर्ड से सुना था कि कार्तिक सलामिस द्वीप युद्ध में नहीं आया था, बल्कि उसने अपनी 3 आपदाएं भेजी थीं। ईशान को धीरे धीरे समझ आ गया था कि कार्तिक उस समय वानों में था, इसलिए वह नहीं पहुंच पाया। अपनी यादों में ईशान जानता था कि आरव वाकई एक बार वानों गया था। लगता है उसने वहीं कासा, कई पारंपरिक जापानी टोपियों में से एक बनाना सीखा था। बाद में उसने व्हाइटबर्ड पायरेट्स के लिटिल ओर्स के लिए भी एक कासा बनाया। वे धूप और बारिश से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। आरव वाकई एक नेक इंसान है। उसके वानों जाने में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह व्हाइटबर्ड का बेटा है। भले ही कार्तिक देश में था, वह आरव को कुछ नहीं करेगा जब तक कि वह व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं के साथ एक अंतहीन युद्ध शुरू नहीं करना चाहता। हालांकि अगर ईशान वहां गया तो चीजें समान नहीं होंगी। कार्तिक को अब देश में ही रहना चाहिए और देश पर कब्जा करने की योजना बनानी चाहिए। इस समय कायदों की संलिप्तता के कारण वानो षड्यंत्र और युद्ध के बीच में होना चाहिए, और अगर शिचिबुकाई नामक ईशान देश में प्रकट होता है तो निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। विश्व सरकार को शायद पोनेग्लिफ और कोजुकी परिवार के बीच के रिश्ते के बारे में भी पता होगा। आखिरकार शाही परिवार के पूर्वजों ने 0वीं शताब्दी के अंत में पोनेग्लिफ्स का निर्माण किया था और विश्व सरकार ने विभिन्न कारणों से पोनेग्लिफ पर शोध करने और उसकी तलाश करने वालों के प्रति कड़ी निगरानी रखी है। ईशान ने अनुमान लगाया कि उन्हें पता चल गया होगा कि कार्तिक वानो देश में प्रवेश कर चुका है, इसलिए वहां अराजकता पैदा करने का उनका एकमात्र तरीका स्थिति को बिगाड़ने के लिए किसी को भेजना था। हालांकि इस समय आरव वानो गया था और विश्व सरकार ने CP0 एजेंट का उपयोग करके अनजाने में ईशान को कुछ जानकारी बता दी, यह देखने की उम्मीद में कि क्या ईशान वहां जाएगा। लेकिन उन्हें निराश होना ही था। ईशान मूर्ख नहीं था। एक ट्रांसमिग्रेटर होने के नाते वह उस देश की अराजकता को जानते हुए भी आरव को इतनी बेपरवाही से कैसे ढूंढ सकता था। और उसके पास SS डेन मुशी का नंबर भी है। अगर वहां कोई बड़ी मुसीबत आए तो क्या वह उसे फोन नहीं कर सकता। बहरहाल इस मामले से ईशान समझ गया कि सभी शिचिबुकाई सरकार पर भरोसा क्यों नहीं करते।
हालांकि सरकार ने उन्हें कई विशेषाधिकार दिए थे, फिर भी वे उन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और हर समय उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आखिरी स्थिति की तरह विश्व सरकार इन समुद्री लुटेरों पर ज्यादा भरोसा नहीं करती, और यही बात शिचिबुकाई पर भी लागू होती है। दोनों पक्षों का रिश्ता बस एक दूसरे का इस्तेमाल करने का है, लेकिन वे हर पल एक दूसरे से सावधान रहते हैं। जहां तक शिचिबुकाई में नए शामिल हुए ईशान की बात है, क्योंकि वह सबसे छोटा है, विश्व सरकार जरूर उसकी परीक्षा लेगी कि कहीं वह आवेग में तो नहीं आ रहा, लेकिन ईशान भी उतना ही चतुर था। उसने शिचिबुकाई की स्थिति में काम करने के तरीके का अध्ययन कर लिया है। बस उसे विश्व सरकार द्वारा दी गई हर बेकार जानकारी को नजरअंदाज करना होगा। इस तरह वह पूरी तरह से निश्चिंत हो सकता है कि वह विश्व सरकार के किसी भी आसान जाल में नहीं फंसेगा। ईशान जानता है कि आरव को निकट भविष्य में कुछ नहीं होगा। हालांकि वह व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के साथ इतना सक्रिय है, बस एक चीज बदलेगी और वह है उसके इनाम की राशि, इसलिए ईशान को फिलहाल आरव पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब 10 अरब वाला बेली आ गया है। उसके लिए सबसे जरूरी काम है पूरी रकम रिचार्ज करना। हालांकि इतने सारे पैसों के साथ ईशान अपने दल के बीच गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वैसे भी पूरा समुद्री डाकू समूह एकजुट है और पैसे का एक हिस्सा उनका होना चाहिए। हालांकि सर्वोच्च वीआईपी, प्लैटिनम वीआईपी की शर्तों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए ईशान को सारा पैसा एक साथ वसूलना था, और वह उसका कुछ हिस्सा अपने दल के सदस्यों को नहीं दे सकता था। इसलिए उसे सबको समझाना होगा। यह सोचकर ईशान ने ताली बजाई और सभी सदस्यों को इकट्ठा होने दिया। कैप्टन, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? डोरोनी और बाकी लोगों ने पूछा। हमारा समुद्री डाकू समूह एक दूसरे को लगभग 1 साल से जानते हैं। ईशान ने भीड़ की ओर देखा और कहा, इस समुद्री डाकू समूह के सभी लोग, चाहे वे शुरू से मेरे साथ रहे हों या बाद में जुड़े हों, अब एक ही नाव पर सवार हैं। हमें एक दूसरे से अलग होने की जरूरत नहीं है। हम सब साथी हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम सबका मन और दिल एक ही होना चाहिए। हम सब एक साथ हैं। भीड़ में जिक और अन्य लोग शुरू से ही ईशान का अनुसरण कर रहे थे, जबकि किंग, राघव चौहान और नाना, वॉलनट और यार्डी बाद में शामिल हुए। जब ईशान ने अचानक इसका उल्लेख किया, तो वे जानते थे कि उसके पास कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए वे सभी ध्यान से सुनने के लिए एकत्र हुए। इस बार बेबी 5 को ईशान ने जानबूझकर दूर नहीं धकेला था, इसलिए वह सौभाग्यशाली थी कि उसने ईशान को इतनी घमंड से बात करते हुए सुना और देखा। बेबी 5 को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ कि हम सब अब एक ही नाव पर हैं। ईशान द्वारा उल्लेखित बात में उसे भी शामिल किया गया था, जिससे उसे जटिल महसूस हुआ। चूंकि मैं भी आप लोगों में से एक हूं, तो अब मैं यह बात आपसे नहीं छिपाऊंगा। ईशान बोला, क्योंकि हम काफी समय से परेशान थे और हमारे पास खुलकर बात करने का समय नहीं था, लेकिन अब हम शांत हो गए हैं, तो अब समय आ गया है कि मैं सबको अपनी अनोखी क्षमताओं के बारे में बताऊं। भीड़ ने उसे बीच में नहीं रोका और चुपचाप सुनती रही। उन्होंने एक बार ईशान को सहजता से अपने फल का नाम फल एक्सचेंज का उल्लेख करते सुना, लेकिन वास्तव में वे अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। दरअसल मामला मारिजोआ वाली घटना से शुरू हुआ था। ईशान ने अपने शब्दों पर विचार करते हुए कहा, दरअसल उससे पहले मैं एक साधारण तलवारबाज ही था। उस समय मैं पवित्र भूमि में चुपके से घुस गया था, क्योंकि मैंने सुना था कि दक्षिणी नीले क्षेत्र का नाशपाती के फूलों वाला देश दिव्य ड्रैगन को 2 शैतानी फल अर्पित करेगा। उनमें से एक अत्यंत दुर्लभ शैतानी फल भी है। नाना और अन्य लोगों ने थोड़ा सिर हिलाया,
वे इस बारे में जानते थे। मारिजुआना पहुंचकर मैंने रेयर डेविल फ्रूट खाया। ईशान ने यहाँ सफेद झूठ बोला। आखिरकार उसका कार्ड सिस्टम इतना अजीब है कि उसे समझाना मुश्किल है, और उसे छिपाने के लिए बस यही बहाना है। वालनट ने अपना सिर झुकाया और पूछा, तो क्या आपकी क्षमताएं इस दुर्लभ फल से आती हैं? यह सही है। ईशान ने सिर हिलाया, फिर बोला, सभी ने मेरी लड़ाइयाँ देखी हैं, इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए कि मेरे कौशल केवल तलवारबाजी तक ही सीमित नहीं थे, कई अन्य विशेष योग्यताएं भी हैं, है ना? भीड़ ने सिर हिलाया। वे वास्तव में बहुत समय पहले से इस बारे में थोड़ा भ्रमित थे, क्योंकि शैतान फल आमतौर पर केवल एक प्रकार के कौशल को ही प्रस्तुत करते हैं, और ईशान जैसी स्थिति कभी नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें हर समय एक ही मामले के बारे में पूछते रहना मुश्किल लगा। दरअसल मेरे फल की असली क्षमता इस तरह है। ईशान ने अपनी जेब से बेरीज बैंकनोट्स का एक ढेर निकाला और कहा, चलो मैं इसे सबको दिखाता हूँ। इतना कहकर ईशान ने नोटों का ढेर अपनी हथेली पर रख लिया ताकि सब उसे देख सकें। सबकी निगाहों के सामने उसने धीमी आवाज में कहा, रिचार्ज। तभी इयान के हाथ से नोटों का ढेर गायब हो गया। भीड़ आश्चर्यचकित थी। वालनट ने ईशान को पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली, यह सोचकर कि उसने पैसे छिपाने के लिए कोई जादू किया है। मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, यह तो पहले ही जा चुका है। ईशान मुस्कुराई और अपना सिर सहलाया, जिससे वॉलनट असंतुष्ट हो गया। उसने कहा, मेरी असली क्षमता तो पैसों को विशेष क्षमताओं में बदलना है। मैं जितना ज्यादा पैसा कुर्बान करूंगा, उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली क्षमताएं हासिल करूंगा। यह सुनकर सबको अचानक एहसास हुआ। फिर नाना बोली, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने विश्व सरकार से 10 अरब बेरीज क्यों मांगे। मुझे तो लगा था कि तुम बस अरबपति बनना चाहते हो। ईशान ने कहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे वह फल खाने के बाद मेरी तैरने की क्षमता हो या मेरे द्वारा प्रदर्शित अन्य क्षमताएं, यह सब दिए गए पैसों से आया है। और सरकार से मैंने जो 10 अरब डॉलर मांगे हैं, वे भी खुद को बेहतर बनाने के लिए हैं। मुझे इस पैसे का इस्तेमाल करके इसे ताकत और शक्ति में बदलना है। यह सुनकर राघव चौहान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, यह कितना अजीब शैतान फल है। यह वास्तव में कुछ अनसुना है, लेकिन शायद इस वजह से यह एक अत्यंत दुर्लभ शैतान फल है। सभी ने सिर हिलाया और नाना ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या आप कैरोसेकी सीस्टोन के प्रभाव की भी उपेक्षा कर सकते हैं? क्या आपने ऐसी क्षमता हासिल की है? जरूर। ईशान ने सिर हिलाया। एक्सचेंज की क्षमता बहुत अजीब है। हालांकि कुछ नियम और पाबंदियां हैं। मैं अब उस मुकाम पर पहुंच गया हूं जहां मुझे कैरोसेकी से डर नहीं लगेगा। यह सबसे शक्तिशाली शैतान फल है ना? यार्डी ने संक्षेप में कहा, यह पहली बार है जब मैंने किसी शैतान फल का सेवन करने वाले को कैरोसेकी और समुद्री जल से नहीं डरता देखा है। राघव चौहान हंसते हुए बोला, नहीं, अगर ये सच में सबसे ताकतवर शैतान फल है तो हमारे कैप्टन को उस समय किजारू को हरा देना चाहिए था। वे सब हंस पड़े, पर आखिरकार इयान की शक्ति का स्रोत समझकर बहुत खुश भी थे। आज इतनी खुली और ईमानदार बातचीत के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि अब ईशान कोई नई अनोखी क्षमताएं दिखाकर उन्हें हैरान नहीं कर पाएगा। इयान के प्रदर्शन के बाद सभी को उसकी क्षमता की बेहतर समझ हो गई है और वे समझ गए हैं कि उसका क्या मतलब था। ये 10 अरब कैप्टन इयान के विश्व सरकार से किए गए अनुरोध का नतीजा थे, जिसका उद्देश्य उनकी शक्ति को बढ़ाना और बढ़ाना था। दरअसल कप्तान होने के नाते ईशान पूरे पायरेट ग्रुप में सबसे बड़ा अधिकारी है। भले ही उसने उन्हें यह कहानी न बताई हो और अकेले ही 10 अरब बेरीज पर कब्जा जमा लिया हो, क्रू कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन ईशान ने इस मौके का इस्तेमाल करके उन्हें सब कुछ समझाया, जिससे क्रू का दिल भर आया।
वे जानते थे कि ईशान ने यह सब सिर्फ उन्हें यह दिखाने के लिए किया कि वह उनका कितना सम्मान करता है और उन्हें कितना महत्व देता है। कैप्टन, आपके शैतानी फल का नाम क्या है? जिक ने उत्सुकता से पूछा। चूंकि आप इसकी क्षमता जानते हैं तो आपको इसे कोई खास नाम देना चाहिए, है ना? ईशान ने पहले ज्यादा सोचा नहीं था और यूं ही एक्सचेंज वाले फल का नाम बता दिया। लेकिन अब दर्शकों ने फिर से इसका जिक्र किया तो उसे लगा कि अपने फल का आधिकारिक नाम रखना ही बेहतर होगा। हो सकता है कि एक दिन उसका बताया हुआ वर्चुअल फल डेविल फ्रूट के चित्र पर दिखाई दे। इसके बारे में सोचने के बाद ईशान ने कहा, अगर मैं इसका वर्णन करने के लिए अधिक सटीक शब्द का उपयोग करता हूं तो मेरे शैतान फल को क्रिप्टोकरेंसी फल कहा जाना चाहिए। यह शब्द ईशान द्वारा लाया गया एक अनोखा शब्द है। आखिरकार इस दुनिया में कंप्यूटर या वीडियो गेम जैसी कोई चीज होती ही नहीं। खैर, ईशान ने जब से इसका नाम यह रखा है, सबने सिर हिलाया मानो उन्हें इसका मतलब समझ आ गया हो। उन्हें तो सिर्फ करेंसी का मतलब पता है। तब से उसका डेविल फ्रूट, क्रिप्टोकरेंसी फ्रूट, धीरे धीरे इस दिन के बाद से फैल गया है। शायद सालों बाद जब ईशान मर जाएगा तो इस दुनिया में शायद बहुत से लोग उसे ढूंढने लगेंगे। ईशान को अब इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जहां तक 10 अरब बेरीज की बात है, ईशान ने उन्हें फिलहाल सबके सामने रिचार्ज नहीं किया। इसके बजाय उसने उनसे मिलकर पैसे गोदाम में पहुंचाने के लिए कहा। शाम को ईशान अकेले गोदाम में आया, पैसों से भरी अलमारी खोली और पैसों के ढेर को देखा, उस पर हाथ रखा और कहा, टॉप अप। अगले ही पल उसके सामने 1 घन मीटर से अधिक धन तुरंत गायब हो गया और ईशान ने अपने दिमाग में सिस्टम इंटरफेस खोला। आपने 10 बिलियन बेरीज रिचार्ज किए, 50 मिलियन हीरे प्राप्त किए, अतिरिक्त 10% रिचार्ज करें, आपको कुल 55 मिलियन हीरे मिले हैं। आपने एक बार में 10 अरब बेरीज रिचार्ज कर लिए हैं और सर्वोच्च वीआईपी अनलॉक कर लिया है। कार्ड स्टोर को उच्चतम स्तर पर अपग्रेड कर दिया गया है। अब आप ट्रंप टावर सिस्टम, इलस्ट्रेशन सिस्टम और हथियार स्पेक्ट्रम सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साथ कई संकेत आए जिससे ईशान थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने सिस्टम में पहले भी एक सर्वोच्च वीआईपी होने का उल्लेख सुना था, लेकिन उस समय वह केवल इतना जानता था कि प्लेटिनम वीआईपी को अनलॉक करने के बाद कार्ड स्टोर फेरबदल के सामान में कुछ 5 सितारा कार्ड ला सकता है, लेकिन यह नहीं जानता था कि यह अन्य कार्यों को सक्रिय कर सकता है। एक क्लिक से जांच करने के बाद ईशान ने पाया कि नए कार्ड स्टोर की वर्तमान रिफ्रेश लागत वास्तव में बढ़ गई है, जो 2000 हीरे की हो गई है। इस लिहाज से ईशान की लालची व्यवस्था को कोसने की इच्छा खत्म हो गई है। उसे इसका अंदाजा बहुत पहले ही हो गया था, इसलिए उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई। अगर यह व्यवस्था उसे बेहतर चीजें भी देती तो भी उसके हीरों को बर्बाद करने के लिए उसमें बदलाव जरूर करती। उसे एक ही बार में 55 मिलियन हीरे मिल गए, जो बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन ईशान जानता है कि यह शापित सिस्टम उसे हमेशा व्यर्थ चीजों पर ढेर सारा खर्च करने के लिए मजबूर करेगा। एक रिफ्रेश की कीमत 2000 हीरे हैं, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है। उसे पत्तों के टुकड़े खरीदने के लिए अभी भी बहुत कुछ खर्च करना होगा। इसके अलावा सिस्टम की प्रकृति के अनुसार 5 सितारा पत्तों के दिखने की संभावना भी बहुत कम है। ईशान को लंबे समय तक प्रतिरोध के युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ सकता है, क्योंकि अगर वह असली 5 सितारा पत्ते इकट्ठा करने की योजना बना रहा है तो उसे स्टोर को बार बार रिफ्रेश करना होगा और फिर उन्हें टुकड़े टुकड़े करके खरीदना होगा। एक पूरा पत्ता इकट्ठा करने में उसे काफी समय लगेगा। इसलिए ईशान, जो इसकी आदी हो चुकी थी, ने अस्थायी रूप से कार्ड स्टोर को नीचे रखा और नए सिस्टम फंक्शंस को खोलने के लिए मुड़ गई। सिस्टम में असामान्य बदलावों के कारण
तथाकथित मुख्य कार्य यानी प्रशिक्षण साहसिक कार्य गायब हो गया है, जिससे इयान का स्तर सामान्य तरीकों से नहीं बढ़ पा रहा है। सर्वोच्च वीआईपी प्राप्त करने से पहले ईशान सोचता था कि सिस्टम में केवल कार्ड निकालने और उन्हें इकट्ठा करने का कार्य है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वीआईपी स्तर में सुधार के कारण इसे फिर से अपग्रेड किया जाएगा। ट्रम्प टॉवर सिस्टम की जांच करने के बाद ईशान ने पाया कि यह लेवल ब्रेकिंग प्रकार जैसा ही एक फंक्शन है। प्रवेश करते समय ईशान अपने एकत्रित कार्डों का उपयोग एक टीम बनाने और विरोधियों से लड़ने के लिए करेगा। इसे कैसे कहें कि यह टावर एक गेम फंक्शन है। इस ट्रम्प टावर में कुल 100 लेवल हैं। सिस्टम इयान के पत्तों से लड़ने के लिए कार्ड लाइब्रेरी से 6 पत्तों को एक संयोजन के रूप में बेतरतीब ढंग से निकालेगा। अगर इयान के पत्ते सिस्टम के पत्तों के सेट को हरा देते हैं तो वह जीत जाएगा और अगले लेवल में प्रवेश करेगा। सिस्टम कार्ड संयोजन की बात करें तो उनकी ताकत स्वाभाविक रूप से कम से ज्यादा होती जाती है। जब भी वह एक स्तर पार करेगा, ईशान को एक छोटा सा खजाना मिलेगा जिसमें से इनाम की चीजें बेतरतीब ढंग से निकाली जा सकती हैं। यह किसी कार्ड का टुकड़ा, किसी खास खजाने का टुकड़ा, कुछ कार्ड अनुभव पुस्तकें या उन्नत पत्थर वगैरह हो सकते हैं। ये चीजें लगातार 10 बार ड्रॉ करने पर भी मिल सकती हैं। हालांकि हर बार जब वह 10 स्तर पार करेगा तो ट्रम्प टॉवर का रिवॉर्ड एक बड़ा खजाना होगा और जो चीजें खोली जा सकेंगी वे अलग होंगी। ईशान ने एक बार इसे आजमाने की सोची। उसके मौजूदा कार्ड स्लॉट में केवल 4 कार्ड ही ऐसे थे जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता था। उसने अपने सबसे अच्छे 4 कार्ड की ईशान, मिसाका मिकोटो और यासुओ सिस्टम के कार्ड संयोजन से लड़ने के लिए रखे। यद्यपि उसके पास केवल 4 स्लॉट थे, फिर भी पहले स्तर को हराना मुश्किल नहीं है क्योंकि सिस्टम द्वारा तैयार किए गए सभी कार्ड संयोजन एक स्टार वाले थे। ईशान ने खुद युद्ध में भाग नहीं लिया। हालांकि उसकी अपनी दक्षता ने उन क्षमताओं को निर्धारित किया जो कार्ड युद्ध में उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यूरिस कार्ड अपनी अंतिम कुशलता का उपयोग नहीं कर सकता। चारों पत्ते लड़ाई में उतर आए, जिससे ईशान उन्हें छोटे छोटे पात्रों के रूप में लड़ते हुए देख रहा था, जो ईशान के सबसे परिचित पात्र थे। हालांकि सिस्टम इंटरफेस में वे कार्टून पात्र थे, जिससे इयान की रुचि जागी। उसे लगा कि आखिरकार उसे मनोरंजन का एक तरीका मिल गया है। सिस्टम द्वारा उत्पन्न कार्ड संयोजन एक जैसे दिखते थे। अपने निम्न स्तर के कारण ये सभी कार्ड एक स्टार थे, लेकिन हालांकि इयान के कार्डों की संख्या उनके कार्डों से मेल नहीं खाती थी, वे सभी शक्तिशाली उच्चोन्नत 4 स्टार कार्ड थे। अब उनके कार्ड की ताकत उनके नुकसान का प्रतिनिधित्व करती है, गति दर्शाती है कि वे कितनी तेजी से हमला कर सकते हैं, जीवन शक्ति उनके स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करती है और उनका नेम उनके मन का प्रतिनिधित्व करता है, जो समय के साथ उन्हें अपने कौशल का उपयोग करने की अनुमति देता है, न कि उनके मूल हमले का। ये विशेषताएं कई मोबाइल गेम्स के समान हैं, इसलिए ईशान ने इन 4 कार्डों के साथ 10 स्तर जीते। रास्ते में छोटे खजाने की पेटियों को खोलने के बाद स्तर 10 के बड़े खजाने की पेटी में उसे अचानक कुछ अप्रत्याशित मिला। सहन शक्ति औषधि। जिस किसी ने भी इस शैली में मोबाइल गेम खेला है, जैसे रेड शैडो लीजेंड्स, वैसे प्रायोजित नहीं किया गया सबसे अच्छा मोबाइल गेम। कृपया रेड शैडो लीजेंड्स मुझे प्रायोजित करता है। XD हा, वह जान सकता है कि यह सहन शक्ति औषधि क्या दर्शाती है। एडवेंचर मोड में स्टैमिना पोशन का मतलब है कि आप इसे एक्शन पावर से बदल सकते हैं। एक राउंड जीतने के बाद खिलाड़ी को पात्रों के अनुरूप अनुभव मूल्य मिल सकता है। ईशान ने अपने सिस्टम में इस तरह की चीज पहले कभी नहीं देखी थी और उसे लगा था कि ऐसा होता ही नहीं।
उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इस ट्रम्प टावर के बड़े खजाने के जरिए मिलेगा। अरे, इसका क्या मतलब है? क्या ये वो बेहतरीन अपग्रेड और छुपा हुआ सामान है जो सिस्टम ने मुझसे छुपाया था और जो 10 अरब के रिचार्ज के साथ सामने आ गया है? ईशान ने सिस्टम को फिर से डांटना चाहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और सिर्फ पूछा, इस सहनशक्ति औषधि का क्या उपयोग है? सिस्टम ने उत्तर दिया, यह मेजबान के लिए वास्तविक दुनिया में अपनी शारीरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए है। यह उत्तर सुनकर ईशान एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और फिर आश्चर्य से पूछा, क्या आपका मतलब है कि यह सहनशक्ति औषधि वास्तव में एक विशेष खजाने की तरह प्रकट हो सकती है? हाँ। स्टैमिना पोषण ट्रम्प टावर में ही बेतरतीब ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक स्टैमिना पोषण आपकी शारीरिक शक्ति का 5% पुनः प्राप्त कर सकता है, सिस्टम ने कहा। इस समय ईशान शांत नहीं बैठ सका। उसने जल्दी से अपनी चेतना को सिस्टम से बाहर निकाला, आंखें खोलीं, चारों ओर देखा और पाया कि वह अभी भी गोदाम में था। उसके बाद उसने मन ही मन कहा, सहन शक्ति की औषधि निकालो। अगले ही पल उसके हाथ में एक कांच की बोतल आ गई। ईशान ऐसी बोतलों के रूपरंग से भली भांति परिचित था। जब उसने उसे देखा तो उस पर 3 शब्द लिखे हुए थे, रेड स्टार एर्गुओतो। एर्गुओतो एक चीनी शराब है। यह ज्वार से बनी एक प्रकार की हल्की सुगंध वाली बाइज्यू है। इसके सबसे प्रसिद्ध ब्रांड रेड स्टार और न्यूलांशान हैं। ईशान इस पैकेज को देखता है, इस स्टैमिना पोषण के नाम को घूरता है और वह कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि स्टैमिना औषधि शराब की बोतल के रूप में आएगी। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह उस शराब के व्यवस्थित संदर्भ द्वारा बनाई गई थी जिसके बारे में उनकी गहरी धारणा थी। इयान के युद्ध कौशल का उपयोग उसके नेन मान द्वारा सीमित था, लेकिन उसकी नेन प्रतिभा में निरंतर सुधार के साथ यह सीमा धीरे धीरे कम होती गई और उसकी शारीरिक शक्ति से जुड़ने लगी। इसी प्रकार इयान की शारीरिक प्रतिभा में भी लगातार सुधार हो रहा था। हालांकि आज उसकी शारीरिक स्थिति आओकिजी और अकैनु जितनी अच्छी नहीं है, जो दशकों से अभ्यास कर रहे हैं, और वह उनकी तरह दिन रात नहीं लड़ सकता, लेकिन आखिरकार उसकी नेम की रिकवरी में भी इसकी अहम भूमिका है। उदाहरण के लिए, यान की वर्तमान शारीरिक और मानसिक शक्ति को देखते हुए, भले ही वह 3000 अंकों के मूल्य के साथ ब्लैक ड्रैगन तरंग का उपयोग करता है, वह लगभग 15 मिनट में एक और लॉन्च कर सकता है। बेशक वह ऐसा केवल प्रशिक्षण की शर्तों के तहत ही कर सकता था, युद्ध में नहीं। बहुत प्रचुर शारीरिक शक्ति के मामले में ईशान अब 15 मिनट में 3000 नेन अंक पुनर्प्राप्त कर सकता है। और अब वह ट्रम्प टावर में इन सहनशक्ति औषधियों को इकट्ठा कर सकता है। हालांकि एक बोतल उसे केवल 5% ही दे सकती है और इसका आकार अभी भी बहुत अजीब था, लेकिन किसी भी मामले में यह अभी भी उसकी ताकत के लिए एक बड़ा पूरक है। हालांकि इसे प्राप्त करने का एक ही तरीका है, बशर्ते ईशान इसे ट्रम्प टावर में तोड़ता रहे और अधिक सहनशक्ति का पोषण जमा करता रहे। फिर अगर भविष्य में उसे तीव्र युद्धों का सामना करना पड़े, तो भले ही वह युद्धों के दौरान थक गया हो, रेड स्टार एर्गुओटो की 20 बोतलें पीकर वह तुरंत एक जंगली नशे में जानवर की तरह अपनी सहनशक्ति वापस पा सकेगा। क्या बात है, किसी ने मुझे इन सहनशक्ति औषधियों के बारे में क्यों नहीं बताया? वे स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाने या मजबूत ऊर्जा पेय पीने के बराबर हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन ईशान को अचानक उन जानलेवा एनर्जी स्टेरॉयड्स की याद आ गई जो होडी जोन्स ने फिशमैन आइलैंड पर लिए थे। इयान की स्टैमिना पोषण का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं था, लेकिन फिर भी वह होडी जोन्स की गोलियों से मेल नहीं खाती थी। लेकिन रेड स्टार एर्गुओटो की 20 बोतलें क्या सिस्टम मुझे शराबी में बदलने की योजना बना रहा है?
अरे सिस्टम, क्या तुम इसे जूस में बदल सकते हो? ईशान बिना पूछे ही पूछ बैठा, वरना कोक वगैरह भी चलेगा। हालांकि सिस्टम ने जवाब दिया कि एक बार आइटम प्रकट हो जाने के बाद उन्हें बदला नहीं जा सकता। खैर, नाविकों को पीने की बहुत इच्छा होती है ना? ईशान ने बोतल का ढक्कन खोला और उसे पीने की कोशिश की। शुक्र है, हालांकि यह एर्गोतो जैसा दिखता है, अंदर शराब नहीं थी और मुंह में खट्टी फीलिंग ने ईशान को अचानक राहत दी। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि जब वह अपनी सहन शक्ति बढ़ाने की कोशिश करेगा तो ज्यादा पी लेगा। फिर वह लड़ कैसे पाएगा? इसे पीने के बाद ईशान को थोड़ी ऊर्जा महसूस हुई। वह सोच ही रहा था कि इसका इस्तेमाल वह अपनी शारीरिक कसरत में कर सकता है। इस तरह वह चाचा राघव चौहान के गुरुत्वाकर्षण में लंबे समय तक अभ्यास कर सकता है। अब जबकि स्टैमिना पोशन जैसी अच्छी चीज मौजूद है, ईशान ट्रम्प टावर में और गहराई तक जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। वह देखना चाहता है कि क्या वहां कोई अन्य अच्छी चीजें भी हैं। हालांकि जैसे जैसे ईशान लगातार स्तरों को पार करता गया, उसने पाया कि सिस्टम द्वारा बनाए गए कार्ड संयोजन मजबूत होने लगे हैं। सिर्फ 4 कार्डों पर निर्भर ईशान को स्तर 19 पार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिर वह मंजिल संख्या 20 पर 3 बार असफल रहा। सौभाग्य से ईशान के पास एक स्टेज में प्रवेश करने के 5 अवसर हैं, यानी अपने कार्ड समायोजित करने के 5 मौके। वह केवल अपने कार्ड संयोजन को संशोधित करने का प्रयास कर सकता था। अंततः ओरिहाइम्स के कार्ड को बदलने और उसकी उपचार क्षमता का उपयोग करने के बाद वह लेवल 20 पार करने में सक्षम हो गया। लेवल 20 पर बड़े खजाने से उसे एक नारंगी रंग का उपकरण मिला, जो उन्नत वस्तुओं में से एक है। ऐसी चीज लगातार 10 ड्रॉ में नहीं दिखाई देगी, लेकिन फिर भी इससे ईशान थोड़ा निराश हुआ। वह एक और स्टैमिना पोशन लेना चाहता था। फिर 20 लेवल पार करने के बाद ईशान अगले लेवल को हरा नहीं पाया। उसके 4 कार्डों की मौजूदा युद्ध शक्ति पर्याप्त नहीं थी। उसके सभी प्रयास बेकार हो गए, इसलिए उसे सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ा। लेकिन जब ईशान ने पूछा कि ट्रम्प टावर को कैसे रीसेट किया जाए, तो उसने पाया कि वह सिस्टम के एक और गड्ढे में गिर गया है। क्योंकि सिस्टम ने उसे बताया था कि टावर से हारने के बाद ट्रम्प टावर को रीसेट करने में 48 घंटे या 5 मिलियन डायमंड लगते हैं। अरे कमीने, क्या तुझे लगता है मेरे पास पैसे उगाने वाला पेड़ है? ईशान गुस्से से डांटता हुआ बोला। हालांकि ईशान ने एक साथ इतने सारे पैसे रिचार्ज कर लिए, लेकिन उसने सेलेस्टियल ड्रैगन्स से यह रकम कमाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। और इसी वजह से मरीन इतने लंबे समय से उसका पीछा कर रहे हैं। इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है। हालांकि इस शैली के सभी मोबाइल गेम ऐसे ही हैं। खिलाड़ियों को अब विरोध करना बेकार लगने लगा है। ये गेम हमेशा लोगों को शानदार लूट और नए फीचर्स के लिए पैसे देने के लिए बरगलाते हैं, लेकिन ढेर सारा पैसा रिचार्ज करने के बाद भी खिलाड़ी हमेशा हीरे या नकदी की कमी महसूस करते हैं। ईशान कुछ देर के लिए उदास रहा, लेकिन फिर उसे सब समझ आ गया। हालांकि उसे थोड़ा गुस्सा आया। उसे लगा कि चाहे वह कितना भी पैसा रिचार्ज कर ले, उसका लालची सिस्टम हमेशा एक अथाह गड्ढा ही रहेगा। लेकिन खैर, सिस्टम की अपनी दयालुता है। कम से कम उसने ईशान को काफी ताकत और ढेर सारी क्षमताएं दी, जिससे वह इस खतरनाक दुनिया में अपनी रक्षा कर सका। यही सबसे बड़ा फायदा है। अगर उसका सिस्टम न होता तो ईशान इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाता। ट्रम्प टावर गेम अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है और ईशान को अन्य 2 नई सुविधाओं की ओर देखना पड़ा। लाइब्रेरी चित्रण सुविधा के नाम के अनुसार यह फंक्शन कार्ड इकट्ठा करने के लिए है।
अगर एक ही फ्रैंचाइजी के सभी कार्ड इकट्ठा कर लिए जाएं, तो जब तक उस सीरीज का एक कार्ड स्लॉट में लगा रहेगा, तब तक यह कैरेक्टर ईशान को अतिरिक्त विशेषता बोनस देगा। सिस्टम ने बताया कि ये विशेषता बोनस काफी ज्यादा हैं, जो 20% तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए यू यू हकुशो की दुनिया से हीस कार्ड अगर ईशान शो के सभी कार्ड इकट्ठा कर लेता है, तो न सिर्फ उसे किरदार ही से जुड़े बोनस मिलेंगे, जैसे अपनी बहन का कार्ड अनलॉक करने के बाद उसे मिलने वाला अतिरिक्त नेम या अपने दोस्तों से मिलने वाली गति और शक्ति, बल्कि उसे सचित्र पुस्तकों का बोनस भी मिलेगा, जिससे हीस कार्ड का गुण 20% बढ़ जाएगा। लेकिन यह कहने के बाद उस शो के सभी कार्ड इकट्ठा करना आसान नहीं है, क्योंकि सीरीज में कुछ ओरिजिनल 5 स्टार कार्ड भी हैं। ईशान का अनुमान है कि इसमें राइजेन और शिनोबू सेंसुई जैसे कार्ड भी होने चाहिए, और उन्हें कार्ड स्टोर से इकट्ठा करने में काफी समय और संसाधन लगेंगे। आखिरकार बेचारे को अभी भी बहुत सारे हीरे खर्च करने हैं। ईशान को कुछ